गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो लास्ट क्लास है उसके अंदर अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे केंचुए की, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था केंचुए की बाह्य आकारिकी की, ठीक है। उसके आगे ही अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो अपना अगला टॉपिक है देह भित्ति, ठीक है। देह भित्ति जिसको अपन बोलते हैं बॉडी वॉल, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देह भित्ति यानी जो केंचुए की बाहरी संरचना होती है, ठीक है, यानी केंचुए की जो बाहरी भित्ति होती है वो क्या कहलाती है? देह भित्ति कहलाती है। अब जो देह भित्ति है वो निम्न परतों की बनी हुई होती है। तो सबसे पहली जो परत है इसकी वो होती है क्यूटिकल। सबसे पहली परत कौन सी होती है? क्यूटिकल, जो पतली अकोशिकीय परत होती है। क्या होती है? पतली अकोशिकीय परत, ठीक है। तो जो देह भित्ति की पहली परत है वो कौन सी है? पतली अकोशिकीय परत होती है, ठीक है। इसकी जो दूसरी भित्ति होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। दूसरी भित्ति कौन सी होती है इसकी? एपिडर्मिस अधिचर्म, जो बनी हुई होती है किसकी? स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिकाओं की। ये स्तंभाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। क्या बनी होती है? स्तंभाकार उपकला ऊतक की बनी हुई होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अधिचर्म के अंदर ही। तो अधिचर्म के अंदर स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो इसमें दो प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो बच्चों इसके अंदर कितने प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित होती है? दो प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित होती है, ठीक है। जिसके अंदर अपन पहली पढ़ने वाले हैं म्यूकस कोशिका और दूसरी अपन पढ़ने वाले हैं एल्बुमिनी कोशिका। तो इसकी जो पहली कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? म्यूकस कोशिका, ठीक है। और जो दूसरी कोशिका है वो है एल्ब्यूमिनी कोशिका। दूसरी कोशिका कौन सी? एल्ब्यूमिनी कोशिका। तो म्यूकस कोशिकाओं की बात करें तो म्यूकस कोशिका जो है वो संख्या में कैसे होती है? असंख्य यानी अधिक होती है, ठीक है। इस संख्या में कैसे होती है? बहुत सारी होती है। और एल्ब्यूमिनी कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है संख्या के अंदर, ठीक है। और म्यूकस कोशिका जो है वो किसका स्त्रावन करती है? श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। म्यूकस कोशिकाएं किसका स्त्रावन करेगी? श्लेष्मा का स्त्रावन करेगी। जो सतह है उसको चिकना बनाने में क्या होती है? सहायक होती है, ठीक है। तो ये श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। और श्लेष्मा का काम क्या होता है? ये बिल की दीवारों, ठीक है, और शरीर की सतह को चिकना बनाए रखता है। ये बिल की दीवारों व शरीर की सतह को चिकना बनाने में
सहायक होता है। ठीक है, तो अधिचर्म की जो कोशिकाएं हैं उनमें दो प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। जो पहली कोशिका है वो कौन सी होती है? म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका संख्या में कैसी होती है? अधिक होती है, यानी असंख्य होती है, और श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। श्लेष्मा का काम क्या होता है? बिल की दीवारों को चिकना बनाता है और शरीर की जो सतह है उसको भी चिकना रखने में सहायक होता है। अब जो एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं जो होती है वो पोषक तत्वों का स्त्रावन करती है। पोषक तत्वों का स्त्रावन करती है और दूसरा उत्सर्जन में सहायक है। ठीक है, और किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन के अंदर सहायक होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की कोशिका अपन ने पढ़ ली, म्यूकस कोशिका और दूसरी एल्ब्यूमिनी कोशिका। संख्या में असंख्य यानी बहुत सारी है, ये कम है। ठीक है, ये क्या करती है? बिल की दीवारों और शरीर की सतह को चिकना बनाए रखने में सहायक है, और ये पोषक तत्वों का स्त्रावन करने में और उत्सर्जन करने में सहायक होती है। तो देह भित्ति की दो परतें अपन ने पढ़ ली। सबसे पहली परत कौन सी है? क्यूटिकल, और दूसरी परत कौन सी है? अधिचर्म। ठीक है बच्चों, तीसरी परत अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेशी स्तर। क्लियर? तीसरी परत कौन सी है? पेशी स्तर। पेशी स्तर। अब यहां पर दो प्रकार की पेशी स्तर पाए जाते हैं, बाह्य वर्तुल पेशी स्तर और दूसरा होता है आंतरिक अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। तो इसके अंदर जो पहला पेशी स्तर है वो कौन सा है? बाह्य वर्तुल पेशी स्तर है, और दूसरा कौन सा है? आंतरिक अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। तो दो प्रकार के पेशी स्तर पाए जाते हैं, पहला है बाह्य वर्तुल पेशी स्तर और दूसरा है आंतरिक अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। अब बाह्य वर्तुल पेशी स्तर के अंदर क्या होता है कि ये निरंतर जो है शरीर के चारों तरफ स्थित होता है। तो बाह्य वर्तुल पेशी स्तर क्या होगा? निरंतर शरीर के चारों तरफ स्थित होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसके बारे में, यह शरीर के चारों ओर निरंतर स्थित होता है। यानी शरीर के चारों ओर क्या होगा? निरंतर स्थित होगा। और दूसरा कैरेक्टर अपन इसका देखें तो इन्हीं पेशी स्तरों के अंदर पोरफायरिन रंजक वर्णक पाया जाता है। इन्हीं के अंदर क्या होगा? पोरफायरिन रंजक वर्णक उपस्थित होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो पोरफायरिन रंजक वर्णक होता है, ठीक है, वो केंचुए की लाल भूरी सतह बनाने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी केंचुए का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? पोरफायरिन रंजक वर्णक की वजह से होता है। और यहां पर ये जो वर्णक है ये कहां पे पाया जाता है? बाह्य वर्तुल पेशी स्तरों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं आंतरिक अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। तो आंतरिक अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर है वो आंतरिक परत पर स्थित होता है, यानी अंदर की परत पर। ये तो जो बाह्य परत है चारों तरफ होगा तो बाह्य वर्तुल हो गया, और अंदर की तरफ, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो कौन सा हो गया? बाहर वाला, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? अंदर वाला। तो बाहर यानी इसके चारों तरफ कंटिन्यूअस फॉर्म में, ये तो कौन सा हो गया? बाह्य वर्तुल पेशी स्तर। और आंतरिक यानी अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, यानी अनुदैर्ध्य स्थिति के अंदर स्थित होता है। तो आंतरिक परत होती है ये, यह पेशी स्तर
आंतरिक परत बनाता है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जो होगा वो क्या होगा, आंतरिक परत का निर्माण करेगा। ठीक है, और अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है, ठीक है, वो किसका बना हुआ होता है, पतली योजी ऊतकों का बना हुआ होता है। यानी इस अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, यह है पतली योजी ऊतक का बना होता है। तो आंतरिक अनुदैर्ध्य पेशी स्तर की बात करें तो आंतरिक परत बनाएगा और इन पेशियों के अंदर योजी ऊतक भी मिलेंगे, यानी कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्ट किससे कनेक्ट होते हैं, ब्लड से कनेक्ट होते हैं, जहां से इनको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, तो इसका तीसरा जो स्तर हो गया देह भित्ति का, वो कौन सा है, पेशी स्तर, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं बाह्य वर्तुल पेशी स्तर, जो कहां पर होगा, शरीर के चारों तरफ स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा, शरीर के चारों तरफ स्थित होगा। ठीक है, और इनके अंदर पोरफायरिन रंजक वर्णक भी उपस्थित होता है, जिसकी वजह से केंचुए का रंग लाल भूरा होता है। फिर अपन बात करते हैं आंतरिक अनुदैर्ध्य पेशी स्तर की, तो यहाँ पर ये पेशी स्तर इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है और इसके अंदर जो है योजी ऊतक भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसका जो चौथा स्तर है उसका नाम है देहगुह्य उपकला स्तर। इसका जो चौथा स्तर है वो कौन सा है, देह गुह्य उपकला स्तर। कौन सा स्तर है, देह गुह्य उपकला स्तर होता है। ठीक है, और ये जो है वो क्या करेगा, ये देह गुह्य उपकला स्तर की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। यानी अपन ने पहले भी पढ़ा था कि केंचुए के अंदर कौन सी देह गुहा पाई जाती है, दीन गुहा पाई जाती है, यानी ट्रूसिलोम पाया जाएगा और इनके अंदर जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म के फटने से होती है। ठीक है, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, मीजोडर्म से। इनकी उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। ठीक है, और ये सिलोम की गुहा का बाह्य स्तर होता है, यानी जो बॉडी कैविटी होती है, जैसे अपन डायग्राम बनाएं कि ये तो हो गया इसका एक्टोडर्म, ठीक है, और ये हो गया मेसोडर्म और ये हो गया इसका एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो गुहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, दीन गुहा। ठीक है, तो इस गुहा की ये जो बाह्य स्तर होता है, ये वाला जो बाह्य स्तर होता है इस गुहा का, वो किसका बना हुआ होता है, देह गुह्य उपकला ऊतक का। यानी देह गुहा का बाह्य स्तर कौन बनाएगा, देह गुह्य उपकला स्तर बनाएगा। यह देह गुहा के बाहरी स्तर का निर्माण करता है। ये क्या करता है, देह गुहा के बाहरी स्तर का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये 4 स्तर अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला अपन ने पढ़ा है क्यूटिकल, ठीक है, जो बहुस्तरीय परत होती है, अकोशिकीय परत होती है। दूसरा अपन ने पढ़ा एपिडर्मिस, जो ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है तथा स्तंभाकार उपकला ऊतकों से निर्मित होती है। इनमें 2 प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है, म्यूकस कोशिका, एल्बुमिनस कोशिका। ठीक है, म्यूकस कोशिका की बात करें तो वो म्यूकस का स्त्रावन करती है और बिल को और शरीर की सतह को चिकना बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, और एल्बुमिनी कोशिका संख्या में क्या होती है, कम होती है और वो उत्सर्जन में सहायक होगी। ठीक है, और साथ में पोषक पदार्थों का क्या करती है, वो स्त्रावन करती है। तीसरा अपन ने पढ़ा पेशी स्तर, जिसमें अपन ने 2 स्तर पढ़े हैं। बाह्य वर्तुल पेशी स्तर जो शरीर के चारों तरफ स्थित होता है। ठीक है, किसके चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ स्थित होता है और इनके अंदर पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो केंचुए का लाल भूरा रंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और आंतरिक
अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जो आंतरिक परत बनाता है और योजी ऊतकों से कनेक्ट होता है। और लास्ट अपन ने पढ़ा कौन सा, देहगुह्य उपकला स्तर, जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है और इस मेसोडर्म जो गुहा है उसका बाहरी स्तर का निर्माण कौन करता है, देहगुह्य उपकला स्तर करता है। तो ये आपका हो गया है क्या, देह भित्ति। ठीक है, अब अपन बात करेंगे देह गुहा, केंचुए की देह गुहा। देह गुहा जिसको अपन बोलते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, तो केंचुए के अंदर कौन सी देह गुहा पाई जाती है, सत्य देह गुहा। केंचुए में सत्य गुहा उपस्थित होती है जो मेसोडर्म के फटने से बनती है। जो मेसोडर्म के फटने से बनती है, इसे दीन गुहा भी कहते हैं। ठीक है, तो मेसोडर्म की उत्पत्ति सर्वप्रथम कौन से संघ के अंदर हुई थी, एनेलिडा संघ के अंदर हुई थी। अर्थवर्म जो है एनेलिडा का ही मेंबर है। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सी गुहा पाई जाती है, सत्य गुहा पाई जाती है। इससे पहले जो अपन पढ़ते हैं एसके हेल्मंथीज, उसके अंदर क्या होती है, स्यूडोसिलोमेट होती है, यानी असत्य या आभासी गुहा उनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि उनमें मेसोडर्म क्या होती है, एब्सेंट। तो मेसोडर्म बनाने वाला जो पहला संघ है वो कौन सा है, एनेलिडा। ठीक है, तो इनके अंदर मेसोडर्म के फटने से देह गुहा बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दीन गुहा। यानी इनके अंदर तीनों जनन स्तर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो जनन स्तर है वो कौन सा है, एक्टोडर्म। ठीक है, दूसरा जो जनन स्तर है वो कौन सा होता है, मेसोडर्म। और तीसरा जो जनन स्तर है वो कौन सा होता है, एंडोडर्म। और ये गुहा कहलाती है दीन गुहा, जिसको अपन बोलते हैं साइजोसिलोम। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ ट्रियोसिलोम। ठीक है, सत्य गुहा का पार्ट होता है कौन, साइजोसिलोम। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का तीनों के अंदर कौन सी गुहा पाई जाती है, दीन गुहा उपस्थित होती है। अब इन गुहा के अंदर एक देहगुह्य तरल भी भरा होता है। देह गुहा में देहगुह्य तरल भी भरा होता है। अब इस देहगुह्य तरल का क्या फंक्शन होता है वो अपन देखते हैं। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ेंगे देहगुह्य द्रव के कार्य। देहगुह्य द्रव के कार्य। ठीक है, कि क्या क्या काम आता है ये द्रव। तो सबसे पहला कि ये जो है वो पृष्ठ मतलब श्वसन में सहायक होता है। आप बोल सकते हो कि ये जो है द्रव पृष्ठ छिद्रों, मैंने आपको बताया था डोर्सल छिद्र पाए जाते हैं केंचुए के अंदर, यानी पृष्ठ छिद्र पाए जाते हैं। तो इन पृष्ठ छिद्रों से बाहर निकलता है और श्वसन में सहायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, यह है तरल या द्रव पृष्ठ छिद्रों से बाहर निकलकर श्वसन के अंदर सहायक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पृष्ठ छिद्रों से बाहर निकलेगा और किस में सहायक होगा, श्वसन के अंदर सहायक होता है। साथ में
देहगुह्य द्रव के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरेगोजन कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? क्लोरेगोजन कोशिका, जो क्या करती है? भोज्य पदार्थों को संचित करती है और उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, इनमें क्लोरेगोजन कोशिकाएं पाई जाती है जो भोज्य पदार्थों को संचित करती है तथा उत्सर्जन के अंदर सहायक होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा कार्य क्या हो गया कि इसके अंदर क्लोरेगोजन कोशिकाएं पाई जाती है जो भोज्य पदार्थों को संचित करती है और उत्सर्जन में भी सहायक होती है। ठीक है, अब देहगुह्य द्रव के कारण ही केंचुआ जो होता है वो चमकदार दिखाई देता है। इस द्रव के कारण ही केंचुआ जो करता है वो क्या जो केंचुआ होता है वो क्या करता है? शाइनिंग करता है, चमकदार होता है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट कार्य में अपन लिख सकते हैं, इसी द्रव के कारण केंचुआ चमकदार होता है। किसी द्रव के कारण केंचुआ क्या होता है? चमकदार होता है। ठीक है, और ये जो देहगुह्य द्रव है, ठीक है, ये स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है जो गमन में भी सहायक होते हैं। इसका लास्ट कार्य मैं यहां लिख रहा हूं, यह तरल स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है जो गमन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है देहगुहा। देहगुहा कौन सी गुहा होती है? एनेलिडा के अंदर या केंचुए के अंदर दीन गुहा पाई जाती है जो मीजोडर्म के फटने से बनती है, यानी इनका जो ओरिजिन होगा वो किससे होगा? मीजोडर्म से होगा। ठीक है, और देहगुह्य द्रव जो होता है जो कहाँ भरा हुआ होता है? देहगुहा में भरा हुआ होता है, यानी इनके अंदर क्या भरा हुआ होगा? देहगुह्य द्रव। उनका क्या कार्य होगा? ये पृष्ठ छिद्रों से निकलकर श्वसन में मदद करेंगे। ठीक है, इनके अंदर क्लोरेगोजन नामक कोशिकाएं पाई जाएगी जो भोज्य पदार्थों का संचय करती है और उत्सर्जन के अंदर क्या होती है? सहायक होती है। साथ में इनका जो द्रव होता है, ठीक है, वो केंचुए को क्या करता है? चमकदार बनाने में सहायक होता है, और यह तरल स्थैतिक कंकाल के रूप में भी कार्य करता है जो गमन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया देहगुहा कंप्लीट। अब अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केंचुए की आंतरिक संरचना। क्या है? केंचुए की आंतरिक संरचना। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे केंचुए की आंतरिक संरचना, और इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो मैंने बनाया है केंचुए के पाचन तंत्र का डायग्राम। किसका डायग्राम है वो? केंचुए के पाचन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, आप इसको समझें। जो सबसे पहले डायग्राम बनाया हुआ है
तो सबसे पहला जो खंड है इसका, वो खंड मैंने कल बताया था आपको, उस खंड को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खंड होगा पहला वाला, इस खंड को अपन क्या बोलेंगे, पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। और पेरिस्टोमियम के अंदर क्या उपस्थित होता है, मुख उपस्थित होता है। और इस मुख को कवर करने वाला जो ढक्कन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमियम। तो इस मुख को कवर कौन करेगा, प्रोटोस्टोमियम। तो प्रथम खंड के अंदर क्या पाया जाएगा, मुख पाया जाएगा। और मुख जो है वो किसको, मुख को कवर करने वाला जो ढक्कन है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरे खंड की, जिसका नाम क्या है, मुख गुहा। और ये जो मुख गुहा है, ठीक है, ये कौन कौन से खंडों में पाई जाती है, 1 से 3 खंडों के अंदर। मुख गुहा कितने खंडों में पाई जाएगी, 1 से 3 खंडों के अंदर पाई जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला खंड है जो मुख है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो दूसरे और तीसरे खंड के अंदर क्या उपस्थित होती है, मुख गुहा उपस्थित होती है। ठीक है, 1 से 3 खंडों के अंदर पाई जाती है मुख गुहा। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं ग्रसनी की। तो चौथे से 5वें खंड तक, चौथे से 5वें खंड तक क्या उपस्थित होती है, ग्रसनी उपस्थित होती है। और ग्रसनी के अंदर क्रोमोफिल कोशिकाएं पाई जाती है जो लार का स्त्रावन करती है। तो यहां पर क्या पाई जाएगी, क्रोमोफिल कोशिका। ठीक है, और ये किसका स्त्रावन करती है, लार का स्त्रावन करती है। ठीक है, तो मुख गुहा 1 से 3 खंडों में, ग्रसनी 4 से 5 खंडों के अंदर पाई जाएगी। इसके अंदर क्या पाई जाती है, क्रोमोफिल कोशिका पाई जाती है जो किसका स्त्रावन करती है, लार का स्त्रावन करती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ग्रसिका की। तो 6 से 7वें खंड तक क्या उपस्थित होती है, ग्रसिका उपस्थित होती है। 6 से 7वें खंड तक क्या उपस्थित होती है, ग्रसिका। और 8वें खंड के अंदर क्या पाई जाती है, पेशनी। क्या पाई जाती है, 8वें खंड के अंदर पेशनी पाई जाती है। और पेशनी का काम क्या होता है, ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। ये क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। ठीक है, किसका कार्य करेगी, भोजन को पीसने का कार्य करेगी। यहाँ पे ध्यान रखना, जो लार का स्त्रावन होगा वो किसके द्वारा होता है, ग्रसनी के द्वारा होता है, मुख गुहा के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, ग्रसनी के द्वारा होता है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की क्रोमोफिल कोशिकाएं पाई जाती है जो किसका स्त्रावन करेगी, लार का। 8वें खंड के अंदर क्या उपस्थित होगा, पेशनी, जो क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। और उसके बाद 9 से लेकर, ठीक है, और लगभग 14वें खंड तक क्या उपस्थित होता है, आमाशय उपस्थित होता है। ठीक है, 9 से लेकर और लगभग 14वें खंड तक क्या उपस्थित होता है, आमाशय उपस्थित होता है, जिसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जिनमें क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्त्रावित होते हैं। तो आमाशय के अंदर क्या स्त्रावित होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्त्रावित होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और साथ में इनमें कैल्सीफेरस ग्रंथियां भी पाई जाती है। ठीक है, आमाशय में क्या पाई जाती है, साथ में कैल्सीफेरस ग्रंथियां। ये क्या करती है, जो ह्यूमिक मृदा होती है, क्या होती है, जो ह्यूमिक मृदा होती है उसको उदासीन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि केंचुए का जो मुख्य भोजन होता है वो कहां से लेता है, वो मिट्टी से लेता है। और वो मिट्टी जो है वो कैसी होती है, ह्यूमिड होती है। ठीक है, तो वो अम्लीय मृदा होती है, उसको उदासीन बनाने का कार्य कौन करता है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां। और कैल्सीफेरस ग्रंथियां कहां पाई जाती है, आमाशय के अंदर पाई जाती है।
आमाशय जो होता है 9 से 14 खंड के अंदर स्थित होता है और उनमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। और ये प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स है ये किसका निर्माण किसका पाचन करते हैं? ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं आंत की, छोटी आंत। अब छोटी आंत जो होते हैं उसके 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। छोटी आंत के कितने क्षेत्र पाए जाएंगे? 3 क्षेत्र पाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो होता है पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र होता है। पूर्व टिफ्लोसोलर जो क्षेत्र होता है वो 14 से 26 खंडों तक स्थित होता है। क्या होता है? 14 से 26 खंडों तक स्थित होता है और इनके अंदर आंत्रवलन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। साथ में इनमें क्या होंगे? आंत्रवलन अनुपस्थित होंगे। ठीक है, तो 14 से 26 खंड तक जो क्षेत्र पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं? आंत्रवलन एब्सेंट होते हैं। इन्हीं क्षेत्र से क्या होता है? अंधनाल निकली होती है। ठीक है, क्या निकली हुई होती है इनके अंदर? अंधनाल निकली हुई होती है। कहां से? 26वें खंड से। देखो आप, ये 26वां खंड है तो 26वें खंड से क्या निकली हुई है? अंधनाल। कौन सी नाल निकली हुई है इसमें? अंधनाल निकली हुई है, जो कहां तक जाती है? लगभग 23वें खंड तक जाती है। ठीक है, तो 14 से लेके और लगभग 26वें खंड तक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। क्या पाया जाएगा? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और इस 26वें खंड से क्या निकली हुई होगी? अंधनाल निकली होगी, जिसको अपन बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीका। 26वें खंड से निकल रही है और लगभग कौन से खंड तक जा रही है? 22वें खंड तक जा रही है। कौन से खंड तक जा रही है? लगभग 22वें। कितनी जोड़ी होती है अंधनाल? 1 जोड़ी, 1 पेयर। ठीक है, जो दोनों तरफ से निकलती है 26वें खंड से। ठीक है, और कहां तक जाती है? 22वें खंड तक जाती है। ठीक है, इसका जो दूसरा क्षेत्र होता है वो होता है टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहां से कहां तक स्थित होता है? ये 27वें खंड से स्थित होता है तथा अंतिम 25 खंड को छोड़कर। ठीक है, तो लास्ट के आप 25 खंड को छोड़ दीजिए तो 27 से लेकर और अंतिम 25 खंड तक छोड़कर जितना भी भाग होगा वो क्या पाया? वो उस भाग को अपन क्या बोलेंगे? टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि केंचुआ जो है उसके 100 खंड है। ठीक है, तो इसके लास्ट 25 सेगमेंट को आप छोड़ दीजिए तो 27 से लेकर 75 खंड तक का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और इन्हीं टिफ्लोसोलर क्षेत्र के अंदर आंत्रवलन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होंगे? आंत्रवलन उपस्थित होंगे। साथ में इनके अंदर क्या उपस्थित होगा? लसिका ग्रंथियां भी उपस्थित होगी। लसिका ग्रंथियां भी उपस्थित। और टिफ्लोसोलर क्षेत्र का क्या काम होता है? अवशोषण का। किसका काम होता है? अवशोषण का। ठीक है, तो ये पचित भोज्य पदार्थों का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, अब छोटी आंत का जो तीसरा क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र। पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो जो अंतिम 25 खंड बचे हैं वो क्या काम करते हैं? पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र का काम करते हैं। तो ये होगा अंतिम
25 खंड। तो अंतिम 25 खंड क्या कहलाते हैं? पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहलाता है। केंचुए के अंदर मलाशय जो होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए मलाशय का काम कौन करेगा? पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र करते हैं। तो इनका काम क्या होगा? ये मलाशय की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? मलाशय की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। यानी क्या करेंगे? जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको संग्रह करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत के कितने क्षेत्र हो गए? 3 क्षेत्र हो गए। सबसे पहला पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, यानी 14 से 26 खंड तक स्थित होगा, ठीक है। 14 से लेकर 26 खंड तक स्थित होगा। और 26वें खंड से अंधनाल निकलेगी जो लगभग 22वें खंड तक जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिफ्लोसोलर क्षेत्र की। तो 27 से लेकर अंतिम 25 खंड को छोड़कर जितने भी भाग होता है वो कहलाता है टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहलाता है। टिफ्लोसोलर क्षेत्र में आंत्रवलन क्या होती है? उपस्थित होती है। और ये जो होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? अवशोषण का। और इनमें लसिका ग्रंथियां भी उपस्थित होती है। और इसके अंत तक जितना भी 25 मतलब जो अंतिम 25 खंड होंगे वो क्या कहलाएंगे? पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहलाते हैं, जो मलाशय की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरीके से, और इसका जो अंतिम खंड होगा वो क्या कहलाता है? पाइजीडियम कहलाता है। और पाइजीडियम के अंदर क्या उपस्थित होती है? गुदा उपस्थित होती है, जो उत्सर्जन का कार्य करती है, ठीक है। तो केंचुए जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। वो मिट्टी से मृत कीट, पत्तियां, टहनियां, ये सभी को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उसके बाद ग्रसनी के अंदर भोजन आता है। और ग्रसनी के अंदर जो होता है वो किसका स्त्रावन होता है? क्रोमोफिल कोशिकाओं के द्वारा लार का स्त्रावन होता है, ठीक है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें पेशनी की। पेशनी के अंदर जो जटिल भोजन होगा उसका क्या करेगा? पिसाई की जाएगी, ठीक है, यानी उसको पीसा जाएगा। उसके बाद में आमाशय के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो भी किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। और कैल्सिफेरस ग्रंथियां जो है वो ह्यूमिक मृदा को उदासीन बनाने का कार्य करती है। उसके बाद आंत्र की जो कोशिकाएं हैं जिसमें टिफ्लोसोलर क्षेत्र जो है वो अवशोषण का कार्य करेगा। और पूर्व पच्छ टिफ्लोसोलर क्षेत्र जो है वो मलाशय की तरह कार्य करता है। फिर अपन बात करें उत्सर्जी पदार्थ का। तो जो केंचुआ होता है वो अपने उत्सर्जी पदार्थों को गोलियों के रूप में बाहर निकालता है, जिसको अपन बोलते हैं कास्टिंग। क्या बोलेंगे? कास्टिंग, ठीक है। तो केंचुए के द्वारा बहिक्षेपण करना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है, ठीक है। जो एक उर्वरक की तरह अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो ये हो गया है केंचुए का पाचन तंत्र। उसके बाद अपन पढ़ेंगे केंचुए का श्वसन तंत्र। मैंने आपको पहले ही बताया है कि केंचुए की जो परत होती है ऊपर वाली वो कैसी होती है? क्यूटिकल परत होती है, ठीक है, जो एक अकोशिकीय परत होती है। और इसी क्यूटिकल परत के द्वारा केंचुए के अंदर क्या कार्य होता है? श्वसन का कार्य होता है। जो केंचुए के अंदर देहगुह्य द्रव होता है वो उन पृष्ठ रंध्रों से बाहर निकलकर श्वसन में मदद करता है। इसलिए स्पेशली केंचुए में कोई भी श्वसन तंत्र उपस्थित नहीं होता है, तो त्वचीय श्वसन उनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो आपके पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया है, श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया है। कल अपन केंचुए के अंदर पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, ठीक है। थैंक यू सो मच।